दोस्तों नमस्कार। राजनीति बहुत क्रूर होती है और सत्ता का नशा किसी भी नशे पर भारी पड़ जाए। राजनीति की क्रूरता कभी भी अपनी सत्ता को गंवाने देना नहीं चाहती है और इसके लिए वह अलग अलग तर्क, अलग अलग परिभाषा गढ़ने में माहिर होती है। वह लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ डाले, वह संविधान को नए तरीके से रख डाले और इन सब के बीच राजनीतिक मैदान में उसके निशाने पर जो भी होगा उसके लिए हो सकता है वह कुछ आदर्श वाक्यों का जिक्र करे, लेकिन वही बात जब खुद पर आ जाए तो उसे वह बेमानी लगेगी और शायद देशद्रोही भी लगेगी। यानी राजनीति की क्रूरता सत्ता के साथ मिलकर एक ऐसी परिवेश और ऐसे वातावरण को बनाती है जिससे लोग जो उस राजनीति और सत्ता में धंसे हुए हो निकल नहीं पाएंगे। इस बात का जिक्र आज शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में एक ऐसा चेहरा है जिनके आश्रय बीजेपी सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जानती और समझती है। नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक बीजेपी के वोट बैंक में मिल जाए तो दोनों मिलकर सत्ता में आ ही जाएंगे। और यह कोई आज का किस्सा नहीं है, लेकिन वही नीतीश कुमार का चेहरा अगर आरजेडी के साथ मिल जाए तो आरजेडी की सत्ता भी सत्ता के दरवाजे तक नीतीश कुमार के आश्रय पहुंच जाएगी। 2015 हर किसी को याद होगा। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों मिलकर 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर चुके थे और उससे पहले और बाद की परिस्थिति में या कहें पिछले चुनाव में ही नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों मिलकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और आरजेडी 75 सीटों पर अटक जाती है। 243 सीटों के विधानसभा के भीतर सीटों की जोड़तोड़ और उसको बैलेंस बनाने का काम अगर नीतीश कुमार करते हैं और बीते 2 दशकों से यानी 20 बरस से नीतीश कुमार का चेहरा बिहार की राजनीति में कुछ इस तरीके से चस्पा हो गया है कि लोगों के जहन में कोई दूसरी तस्वीर उभरती ही नहीं है, तब ऐसे में कोई यह सवाल करे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं, वो सत्ता चला पाने की स्थिति में नहीं है और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको सामने ना ला देने की परिस्थितियों में वह राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक दल घुमड़ते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि यह चेहरा कम से कम 2025 के चुनाव से पहले गायब हो जाए। क्योंकि इस चुनाव के बीच अगर नीतीश कुमार का चेहरा गायब हो जाता है तो एक झटके में तकरीबन 15% वोट किधर से किधर जाएंगे, किसके हिस्से में जाएंगे, यह अपने आप में एक सवाल होगा। और अगला सवाल यह भी होगा, अगर जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई नीतीश कुमार अपने चेहरे के आश्रय नहीं कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में उनकी मौजूदगी नहीं है, तो फिर विधानसभा के चुनाव से पहले क्या जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी और जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी में समा जाएगा, या बीजेपी राजनीतिक और सामाजिक या कहें जातीय समीकरणों के आश्रय एक दूसरे जनता दल यूनाइटेड को खड़ा रखना चाहेगी? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं कि सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार की जो तस्वीर, जो वीडियो निकल कर आया, उसने समूचे देश के भीतर यह सवाल तो खड़ा कर ही दिया कि नीतीश कुमार शायद इस स्थिति में नहीं है कि वह खुद पर भी अपने अनुकूल और मानसिक परिस्थितियों के साथ खड़े हो पाए। क्योंकि राष्ट्रगान के वक्त नीतीश कुमार का अपने बगल में खड़े प्रधान सचिव से हाथ मिलाना या हाथ मिलाने की कोशिश करना, कैमरा के साथ खड़े पत्रकारों को प्रणाम की दृष्टि से हाथ जोड़ लेना, और सब कुछ हो रहा है, चल रहा है। लेकिन सवाल यहां यह नहीं है क्या वाकई नीतीश कुमार अगर बीमार हैं तो फिर वह मुख्यमंत्री के पद पर क्यों हैं, और क्या नीतीश कुमार वाकई एक ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहें तो सत्ता के तमाम समीकरण इस दौर में डगमगा जाएंगे। हमें लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। बिहार कोई छोटा प्रदेश नहीं है, 13-14 करोड़ की जनसंख्या समेटे हुए बिहार है।
बिहार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। सुशासन बाबू के तौर पर उनकी पहचान रही, लेकिन यह पहचान 2015 के बाद से डगमगाती हुई दिखाई भी देती है और 2017 के बाद वो और ज्यादा डगमगाती है। 2020 और 2024 के बीच की परिस्थितियों में इस परिस्थिति में बिहार सबसे गरीब राज्य की दिशा में आकर खड़ा हो जाता है। तो देश के तमाम राज्यों में एक राज्य का मुख्यमंत्री बीमार अगर है तो फिर उस बात को सामने लाने से कौन घबरा रहा है, कौन कतरा रहा है? आप कहेंगे यहां प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है, उनका जिक्र करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत दिन बीते नहीं हैं। सही मायने में कहें तो 1 बरस भी पूरा हुआ नहीं है जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की एक तस्वीर या एक वीडियो इस देश में वायरल हो गया। जब वो भाषण दे रहे थे चुनाव के वक्त, उनके सहयोगी उनके बगल में पांडियन खड़े थे और वो माइक थामे हुए थे, लेकिन एक झटके में नवीन पटनायक का हाथ हिलने लगा। खुद बोलते पढ़ते कहते हुए भी वो अपने हाथ पर अपने दिमाग के हिसाब से कमांड कर नहीं पाए और राजनीतिक तौर पर पहली बार किसी ने तूल दिया इस मुद्दे को तो प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिक रैली में जाकर यह कहा कि क्या वाकई उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीमार हैं और साजिश के तहत उनकी बीमारी को सामने आने नहीं दिया जा रहा है। वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहां पर बीजेपी सामने राजनीतिक दल के तौर पर खड़ी थी। बिहार में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनके साथ बीजेपी खड़ी है सहयोग के तौर पर और साझा सरकार चला रही है। तो इस सिलसिले को समझने से पहले हमें लगता है कि क्यों प्रधानमंत्री को इस दिशा में दखल देना चाहिए जब वो उड़ीसा में दखल दे चुके हैं, या फिर राजनीति इतनी क्रूर होती है कि वह एक राज्य के मुख्यमंत्री को बीमार घोषित कर दे और दूसरे राज्य के बीमार मुख्यमंत्री पर चुप्पी थाम ले। इस परिस्थिति में हमको लगता है कुछ वीडियो आपको देखने चाहिए। मसलन शुरुआत हम उड़ीसा से करते हैं। जब 2024 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ उड़ीसा में हो रहे थे, तब किस तरीके से नवीन पटनायक का हाथ अचानक मंच पर कैसे हिलने लगा और उसके बाद 3 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिक रैली में जिन बातों का जिक्र किया, इन दोनों को एक साथ देख लीजिए। योजना बोलो की मिशन आपण मोठे कोर्टू BSKY योजना बोलो की मिशन शक्ति। आजकल नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है। वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले 1 साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं।
जाहिर है उस वक्त जिसने भी ये तस्वीर देखी और उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण सुना तो हर किसी ने माना प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा। सही तो कहा। अगर राज्य के मुख्यमंत्री बीमार हैं और साजिश के तहत उनकी बीमारी को दबाया जा रहा है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जाहिर है उसके बाद अगला सवाल यह होगा, क्या बिहार के मुख्यमंत्री जब राष्ट्रगान हो रहा है उस वक्त वह जिस तरीके से जो कुछ मंच से कर रहे हैं, क्या उसको देखने के बाद बीजेपी खामोश रह सकती है? प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें चिंता थी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बीमारी को लेकर, उनके भीतर कोई चिंता नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर। तो उस तस्वीर को जब आपने देखा तो आप इस तस्वीर को देखिए जो नीतीश कुमार राष्ट्रगान के वक्त अपने बगल में खड़े अपने प्रधान सचिव के साथ क्या कर रहे हैं और सामने खड़े पत्रकारों को किस मुद्रा में प्रणाम कर रहे हैं। राष्ट्रगान चल रहा है। दरअसल ये एक सिलसिला है। नीतीश कुमार इससे पहले विधानसभा के भीतर अपने एक भाषण की वजह से भी चर्चित हो गए, जहां महिलाओं को लेकर और पुरुषों को लेकर या नवविवाहित जोड़े को लेकर या पति पत्नी के संबंधों को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा, जिस रूप में कहा, उस दौर में भी यह सवाल उठा था। इसके बाद कई मौके आए विधानसभा के भीतर भी बाहर भी, जब यह सवाल बड़ा होते चला गया क्या वाकई नीतीश कुमार बीमार हैं और उनके इर्द गिर्द जो ताना बाना सत्ता की खातिर जो लोग बुने हुए वो नहीं चाहते हैं कि सत्ता किसी भी हालत में डगमगा जाए। क्योंकि बिहार की राजनीति को अगर आप परखेंगे तो उसमें नीतीश कुमार का वोट बैंक औसतन 15% वोट को तो अपने साथ हमेशा रखता है। 2005 से लेकर 2020 तक के बीच में, उस दौर में सबसे कम पिछले ही चुनाव में यानी 2020 में ही जनता दल यूनाइटेड को सबसे कम परसेंट ऑफ वोट मिले थे, 15.39%। 2005 में 20% वोट मिले थे, 2010 में 22% वोट मिले थे, 2015 में 17% वोट मिले थे। और इस प्रक्रिया के भीतर सवाल यह है, क्या ये 15% वोट जो पिछली बार आया, इस बार वह भी साफ हो जाएगा अगर नीतीश कुमार का चेहरा मौजूद नहीं रहता? यानी जनता दल यूनाइटेड का कोई दूसरा शख्स इस रूप में राजनीतिक पहचान पा नहीं पाया है जहां पर वो लगे कि नीतीश कुमार अगर उस चेहरे और उस कुर्सी से गायब होते हैं तो वह व्यक्ति संभाल लेगा। कोई व्यक्ति नहीं है, इसीलिए एक झटके में नीतीश कुमार के बेटे का जिक्र हुआ। यह सवाल नवीन पटनायक के साथ उड़ीसा के भीतर भी रहा कि उनके भी परिवार में उनका कोई बेटा नहीं जिसके जरिए वो एक विरासत को संभाल ले, लेकिन नीतीश कुमार के साथ तो उनका बेटा है, लेकिन उसको राजनीति से थोड़ी विरक्तता है और राजनीतिक तौर पर वह सक्रिय हुए नहीं है। इसका दूसरा हिस्सा, राजनीतिक तौर पर बार बार जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी के जरिए यही कहा गया कि दरअसल कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं नीतीश कुमार, और कर्पूरी ठाकुर जब तक जीवित रहे अपने बेटे को राजनीति में उन्होंने आने नहीं दिया, टिकट भी नहीं दिलाया। रामानाथ ठाकुर, हालांकि अभी वो जनता दल यूनाइटेड से केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद रामानाथ ठाकुर राजनीति में प्रवेश करते हैं। तो नीतीश कुमार ये कतई नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी राजनीति करते वक्त बीच में आकर खड़ा हो जाए, लेकिन एक झटके में बेटे की एंट्री अलग अलग जगहों पर राजनीतिक बयानों के जरिए हुई। बेटे को यह कहना पड़ा कि मेरे पिता को आप वोट दीजिए, और बीजेपी को कहना, बीजेपी की तरफ उन्होंने उंगली उठा के कहा कि आप, या एनडीए को लेकर कहा कि आप सभी मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार हैं, ये आप ऐलान कीजिए। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? और इन सारी परिस्थितियों के बाद इससे पहले जो कुछ हो रहा था उसमें सवाल नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर तो था। तो हेल्थ रिपोर्ट क्या सत्ता की ताकत, जिसको कहते हैं कि जो पावर होती है वो एब्सोल्यूट होती है और जिस लिहाज से उस ताकत को कोई खोना नहीं चाहता है, उस दिशा में क्या वो लोग सक्रिय और नीतीश कुमार के पीछे खड़े होकर राज्य को चला रहे हैं?
तो क्या ऐसी परिस्थिति है जहां पर बिहार को कौन चला रहा है उस व्यक्ति को जनता ने नहीं चुना है? ना तो नौकरशाही को चुना है और ना ही नीतीश कुमार माइनस किसी दूसरे जनता दल यूनाइटेड के चेहरे को चुना है कि आप ही लीड कीजिए। यानी बीते 20 वर्षों का किस्सा बहुत साफ है कि राजनीतिक तौर पर बिहार की राजनीति में चेहरा मायने रखता है। पहले लालू प्रसाद यादव थे, फिर नीतीश कुमार आ गए और चेहरों के आसरे राजनीति में वही व्यक्ति लीडर होता है, यानी लीडर के पीछे बिहार चल पड़ता है। अब वो स्थिति अगर एक झटके में गायब हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। शायद इसीलिए हमको उड़ीसा का जिक्र करना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दखल दी थी, लेकिन यह सवाल बीजेपी जानती समझती है कि चुनाव से ऐन पहले नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री ना रहे और ऐसे में बीजेपी किस चेहरे के आसरे चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की साख और जो उनका राजनीतिक कद बिहार के भीतर है वह जिस तर्ज पर कर सकते हैं काम, उस तर्ज पर बीजेपी काम नहीं कर सकती है, क्योंकि बीजेपी का औसतन वोट तकरीबन 20% है, जो बढ़ता नहीं है। बढ़ा था जब वो अकेले चुनाव 2015 में लड़ी, 24% तक गया था वोट, 24.4%, लेकिन तब सीटें मिली थी 53, क्योंकि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। आरजेडी ने 80 सीटें ली थी, 71 सीट जनता दल यूनाइटेड ने ली थी। दोनों के परसेंटेज जो वोट मिला देते तो वो लगभग 37% हो जाता। तो 20% की तुलना में वो दोनों मिलने पर आगे बढ़ गए। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है कि बीजेपी अपने तौर पर 2005 में 15%, 15.5%, 2010 में लगभग 16.5%, 2015 में अकेले लड़ती है तो लगभग 24.5%, और 2020 में मिलकर लड़ती है तो उस वक्त 19%, 74 सीटें मिलती है। लेकिन अपने बूते लड़ने पर सबसे कम सीट मिली, 53% ऑफ वोट चाहे हाई हो गया। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है, आरजेडी का भी वोट परसेंटेज अगर एवरेज के तौर पर निकालिएगा तो वो भी तकरीबन 20 या 20.5% है। और सबसे ज्यादा पिछले चुनाव में जब नीतीश कुमार साथ नहीं थे, कांग्रेस हालांकि साथ खड़ी थी, उस वक्त 23% वोट आरजेडी को मिले और 75 सीटें मिली। लेकिन उससे पहले 80 सीट वो जीत चुकी थी जब नीतीश कुमार साथ थे, उस वक्त वोट परसेंटेज 18.5% था। मैसेज बहुत साफ है, नीतीश कुमार का ना रहना मुख्यमंत्री पद पर या चेहरा एक झटके में गायब हो जाना, उनके जो 15% औसत वोट हैं वो कहां शिफ्ट होंगे, यह एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यही परिस्थिति उड़ीसा के भीतर भी आई, जहां पर मुख्यमंत्री को बीमार राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री ने मुद्दा बना दिया था। लेकिन बिहार के भीतर जब बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं तो बीजेपी के नेता उस तस्वीर को दिखाते हैं कि लालू यादव तो राष्ट्रगान के समय कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो आप राष्ट्रगान के जरिए चीजों को जोड़ते हुए चलिए कि हो सकता है उस दौर में ध्यान कहीं और रहा हो। यानी बीमारी या स्वास्थ्य या हेल्थ प्रोसेस से हटकर वो नहीं चाहते हैं कि उस दिशा में कोई ध्यान भी दे, और इसको राजनीतिक तौर पर बीजेपी परखना समझना चाहती है, क्योंकि उसकी अपनी सत्ता जो नीतीश के साथ मिलकर खड़ी है, अन्यथा वो डगमगा जाएगी। अरे इस तरह के मानवीय भूल तो कई बार हम लोग देखे हैं कि गवर्नर साहब आते हैं, शपथ के क्रम में भी राष्ट्रगान शुरू होता है, कुछ लोग देर से उठना पड़ता है। अब ये ध्यान का सम्मान का विषय नहीं, मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में नहीं रहा, और इसको लेकर के पहले तो उनको कहिए कि मन मिजाज अगर जो राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करिए, सदन में पहुंचाना बंद करिए। अब यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार खुद अपने हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर खुले तौर पर यह कह पाएंगे कि मैं ठीक हूं, और जो आरोप लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, या जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो गया कि उनका ध्यान कहीं और था। यानी राजनीतिक तौर पर इस दौर में बिहार में नए नेता के तौर पर प्रशांत किशोर तो यह भी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स का नाम भी बतला दें जो उनके अपने मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो वह राजनीति छोड़ देंगे।
यानी स्थिति क्या वाकई इतनी नाजुक है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब नवीन पटनायक पर आरोप लगाया था कि दरअसल उनके इर्द गिर्द साजिश रची जा रही है और कुछ लोग सत्ता की खातिर नहीं चाहते हैं कि उनकी हेल्थ रिपोर्ट सामने आए, तो उसके बाद नवीन पटनायक खुद ही सामने आ गए थे और नवीन पटनायक ने खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि आपने पब्लिकली जिन बातों का जिक्र किया है, हम आप तो मित्र हैं, मिलिए मुझसे। यानी उन्होंने एक झटके में प्रधानमंत्री की पब्लिक रैली के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। क्या उस तर्ज पर नीतीश कुमार कह सकते हैं? हमें लगता है कि नवीन पटनायक के उस दौर की उन बातों को सुनना चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा था कि नवीन पटनायक का हेल्थ गड़बड़ है, उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया था। I understand that the Prime Minister at a public meeting in our state today has stated that I am in bad health and he wants to institute an inquiry to inquire in this matter. If he was so concerned about my health and he has stated publicly before that I'm a good friend of his, all he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health, about my health. तो क्या नवीन पटनायक की तर्ज पर नीतीश कुमार भी अपने स्वास्थ्य को लेकर सामने आ सकते हैं? या फिर स्थितियां वाकई इतनी नाजुक हो चली है कि इस वक्त जो बिहार को चलाने वाले लोग हैं वो नौकरशाही के तौर पर हों या नेताओं की तौर पर हो, उनके हाथों में राज्य की कमान बिहार की जनता ने नहीं दिया है। और अगर नीतीश कुमार सामने आ जाते हैं तो जाहिर है इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि राजनीति की क्रूरता सामने आ जाएगी। लेकिन अगर वो सामने नहीं आ पाते हैं और बावजूद इसके अब जो नए घटनाक्रम बिहार के भीतर हैं, उसमें क्या इस बात की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार अब आने वाले वक्त में चुनाव तक किसी पब्लिक कार्यक्रम में नजर ना आए? क्या ऐसी स्थिति संभव है? या राजनीतिक तौर पर इस दौर में जनता दल यूनाइटेड को लेकर बीजेपी नई राजनीतिक बिसात को पटना से लेकर दिल्ली तक बिछाने में लग गई है? यह सवाल इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि बिहार के भीतर चुनाव 6 महीने बाद होने हैं और इन 6 महीनों के भीतर के समीकरण, खास तौर से जातीय समीकरण के आश्रय जिस राजनीति को हर कोई अपने तरीके से चलाना चाहता है, उसमें हालांकि एक राजनीति युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, पेपर लीक को लेकर या छात्रों के आक्रोश को लेकर जो प्रशांत किशोर ने खड़ी की, उसी लाइन पर कांग्रेस भी चल निकली और कन्हैया कुमार भी रोजगार दो और पलायन रोको का जिक्र करते हुए पदयात्रा कर रहे हैं। यानी बिहार की राजनीति के भीतर का दो सच इतना ज्यादा त्रासदीपूर्ण हो जाएगा, यह किसी ने सोचा नहीं होगा। पहला सवाल, राज्य का मुख्यमंत्री क्या वाकई बीमार है और मेडिकल रिपोर्ट को सत्ता में बने रहने के लिए उनके अपने सहयोगी ही सामने आने देना नहीं चाहते हैं? और दूसरी परिस्थिति, क्या इस दौर में नीतीश कुमार माइनस पॉलिटिक्स बीजेपी के लिए एक शून्यता को पैदा करती है और नीतीश कुमार माइनस पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव के लिए क्या एक बेहतरीन मौका दे देती है? क्योंकि इस घटना के बाद दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सीधे तौर पर हेल्थ का सवाल यानी स्वास्थ्य का सवाल तेजस्वी ने नहीं उठाया, उन्होंने तो राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा बनाने की कोशिश की। हेल्थ का सवाल क्यों नहीं उठाया? और बिहार अगर इस दौर में चल रहा है तो यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है कि विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी सिर्फ शर्मिंदा हैं जिस बात का उन्होंने जिक्र किया, या फिर ये एक नई राजनीतिक बिसात की दिशा में बढ़ते हुए कदम है? सुनिए उनकी बात। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना,
और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसमें कोई दो मत नहीं कि राष्ट्रगान के वक्त किसी सूबे का मुख्यमंत्री राष्ट्रगान को अनदेखा करके जो कुछ नीतीश कुमार ने किया उस तर्ज पे किया तो यह शर्मिंदगी की बात है। इससे कोई इनकार नहीं करेगा और यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगला सवाल तो यह है कि बिहार को लेकर नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पर जिस राजनीति को साधने निकल पड़े, क्या वो राजनीति नीतीश कुमार के हेल्थ के बाद डिरेल्ड हो चुकी है? और उस डिरेल्ड स्थिति को पर्दा डालने के लिए बार बार दिल्ली पैकेज का जिक्र करता है, बजट में बिहार को कुछ देने का जिक्र करता है, लेकिन स्थितियों में कोई तब्दीली नहीं आती है। तो तीन बड़ी परिस्थिति इस दौर में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पहली परिस्थिति है नीतीश कुमार की हेल्थ रिपोर्ट इस दौर में सामने आ जाए, जिसके बाद यह परिस्थिति साफ हो कि क्या वो वाकई मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की स्थिति में स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है या नहीं है। दूसरा सवाल, बीजेपी खुद हरकत करे, प्रधानमंत्री खुद हरकत करें और बताएं कि किसी सूबे को चलाने के लिए अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बीमार है तो फिर क्या वहां राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, या फिर राजनीतिक जोड़तोड़ की परिस्थितियां उस दिशा में ले जाएंगी जहां पर बीजेपी को लगेगा अपने अनुकूल राजनीतिक बिसात बिछा ली जाए, आरजेडी को लगेगा हमारे अनुकूल चीजें हो जाएं। तो ये राजनीतिक धमाचौकड़ी के भीतर क्या नीतीश कुमार ही 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएंगे? और तीसरा सवाल बहुत बड़ा और बिहार की जनता को लेकर है कि उनके जहन में इन सारी तस्वीरों के सामने आने के बाद बिहार को लेकर कौन सी छवि बन रही है, और क्या बिहार को कोई विकल्प दे पाने की स्थिति में मौजूदा राजनीतिक दलों के भीतर कोई नेता मौजूद है, या फिर राजनीति मौजूद है, या फिर जाति समीकरण के आश्रय तमाम समीकरण ही उस विकल्प को खुद ही खोज लेंगे जिसके आश्रय बिहार को चलना और चलाना है। इन तीन परिस्थितियों से इतर आखिरी सवाल यही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद को खत्म होते हुए अपने नेता के आश्रय नहीं देख सकती है। तो क्या यहां अब अवश्यंभावी हो गया है कि बेटे की एंट्री करा ली जाए, क्योंकि बेटा कुछ भी कहिए वह इस रूप में राष्ट्रगान के वक्त भटकेगा तो नहीं, या फिर पब्लिक लाइफ में उसकी अपनी हरकतें जो होंगी ऐसी तो नहीं होंगी जहां पर वह लगे कि नहीं ये मानसिक तौर पर बीमार हैं या फिर इनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी है। तो क्या ये आने वाले वक्त की अब ये आहट हो गई कि जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री इस चुनाव से ठीक पहले हो जाएगी, या फिर साथ खड़ी बीजेपी यह भी नहीं चाहेगी? यह सवाल शायद मौजूदा वक्त में उस राजनीति की दिशा में हर किसी को देखने को मजबूर करेगा ही जिसकी शुरुआत हमने की थी कि राजनीति बड़ी क्रूर होती है और सत्ता का नशा जुनून से हद के पार चला जाता है। इसीलिए पावर करप्ट एब्सोल्यूटली और एब्सोल्यूटली पावर करप्ट एब्सोल्यूट, यह एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर सत्ता की ताकत के आगे किसी को कुछ दिखाई ना दे। लेकिन सवाल तो यह है, चुनाव सामने खड़ा है, राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल है, वह बीमार स्थिति में है और इर्द गिर्द की राजनीति कहीं ज्यादा क्रूर तरीके से अपने अपने अनुकूल बिसात बिछाने में लगी हुई है। इससे ज्यादा त्रासदीदायक स्थिति हो नहीं सकती है जो बिहार के साथ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।